जब भी हम किसी हत्यारे के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक खतरनाक आदमी की तस्वीर बनती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मिलते ही डर महसूस होने लगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जापान के इतिहास के सबसे भयावह हथियारों में से एक सिर्फ 14 साल का एक स्कूली लड़का था। एक ऐसा लड़का जो हर सुबह स्कूल जाता था, अपने परिवार के साथ रहता था और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। लेकिन उसके मन के अंदर एक ऐसा अंधेरा जन्म ले चुका था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। 1997 में उसने पूरे जापान को डर, सदमे और अविश्वास में डुबो दिया। उसके अपराध इतने भयावह थे कि आज लगभग 30 साल बाद भी लोग उनका नाम सुनकर सिहर उठते हैं। ये कहानी है एक ऐसे किशोर की जिसने मासूमियत के पीछे छिपे अंधेरे का सबसे डरावना चेहरा दुनिया को दिखाया। यह है कोबे चाइल्ड मर्डर्स की कहानी। और यकीन मानिए, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा हत्या नहीं है, बल्कि यह है कि हत्यारा कौन था। 1997 से पहले कोई भी उस लड़के को देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह भविष्य में पूरे जापान को दहला देगा। वह एक साधारण परिवार में बड़ा हुआ, स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। लेकिन अक्सर सबसे खतरनाक चीज़ें बाहर से सामान्य ही दिखती हैं। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग दुनिया बन रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द, हिंसा और मौत उसे आकर्षित करने लगे थे। ज्यादातर बच्चे कार्टून देखते हैं, खेल खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, लेकिन इस लड़के की रुचि अलग थी। उसे मौत के बारे में सोचना पसंद था। वह खून और हिंसा से जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित होने लगा। समय के साथ उसका यह आकर्षण एक जुनून में बदल गया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह वह समय था जब उसके मन में सामान्य और असामान्य के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। जांच के दौरान एक और भयावह बात सामने आई। हत्याओं से पहले वह जानवरों को नुकसान पहुंचाता था, विशेष रूप से बिल्लियों को। कई रिपोर्टों के अनुसार वह उन्हें मारता था और उनके शरीरों का निरीक्षण करता था, मानो वह कोई प्रयोग कर रहा हो। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिर्फ क्रूरता नहीं थी, यह उसके अंदर विकसित हो रही हिंसक मानसिकता का शुरुआती संकेत था। उसे दूसरों के दर्द से सहानुभूति महसूस नहीं होती थी, बल्कि वह उसे समझने और देखने में रुचि रखता था। जब पुलिस ने उसके लिखे हुए नोट्स और डायरी का अध्ययन किया तो कई विशेषज्ञ हैरान रह गए। उसकी डायरी में ऐसे विचार लिखे थे जो उसकी उम्र के बच्चे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। वह अक्सर लिखता था खालीपन के बारे में, अकेलेपन के बारे में, मौत के बारे में और लोगों पर शक्ति हासिल करने की इच्छा के बारे में। धीरे धीरे उसने अपने लिए एक नया नाम भी बना लिया, एक नया व्यक्तित्व, एक नई पहचान। उसने अपने लिए एक काल्पनिक नाम चुना, साकाकिबारा सेतो। यह उसका असली नाम नहीं था, यह एक ऐसा किरदार था जिसे उसने खुद बनाया था, जैसे किसी कहानी का मुख्य पात्र। लेकिन यह कोई सुपर हीरो नहीं था, यह उसके अंधेरे व्यक्तित्व का प्रतीक था। जब उसने बाद में पुलिस और मीडिया को पत्र भेजे तो उसने इसी नाम का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वह अपने असली व्यक्तित्व से ज्यादा इस काल्पनिक पहचान के साथ जी रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अक्सर लोगों को सामान्य इंसानों की तरह नहीं देखता था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वह पीड़ितों के दर्द को समझने में असफल रहता था। जहां एक सामान्य व्यक्ति दुख महसूस करेगा, वह घटना को केवल एक अनुभव या प्रयोग की तरह देखता था। यही कारण है कि कई मनोवैज्ञानिक इस केस को आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि यह सिर्फ अपराध नहीं था, यह एक किशोर के मन के अंधेरे को समझने की कोशिश थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो जापान स्तब्ध रह गया, क्योंकि सामने कोई राक्षस नहीं था, कोई डरावना आदमी नहीं था, सिर्फ एक किशोर था, एक स्कूल का छात्र, जिसे देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि उसने इतने भयानक अपराध किए होंगे। लेकिन सबूत स्पष्ट थे और सच सामने आ चुका था। 1997 की शुरुआत में उसके खतरनाक विचार अब कल्पना तक सीमित नहीं रहे थे, वे वास्तविक दुनिया में दिखाई देने लगे। उसका पहला झात शिकार बनी 10 वर्षीय आयाका यामाशिता। 16 मार्च 1997 को उस पर अचानक हमला किया गया। वह गंभीर रूप से घायल हुई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पूरे इलाके में
डर फैल गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत थी। कुछ सप्ताह बाद 11 वर्षीय जून हास्य उसकी अगली योजना का शिकार बना। जून एक सामान्य बच्चा था। उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति पर वह भरोसा करने वाला है वही उसकी जिंदगी का अंत बनने वाला है। रिपोर्टों के अनुसार अपराधी ने उसे बहलाकर एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र की ओर ले गया। वहां पहुंचने के बाद उसने उस पर हमला किया। जून की हत्या कर दी गई। लेकिन अपराध यहीं समाप्त नहीं हुआ। यही वह क्षण था जिसने पूरे जापान को हिला दिया, क्योंकि अपराधी चाहता था कि पूरी दुनिया उसके अपराध को देखे, और इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा आज भी जापान के सबसे भयावह अपराधों में की जाती है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अपराधी अपने शिकारों को अचानक नहीं चुनता था। वह बच्चों को लक्ष्य बनाता था क्योंकि वे उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। वह सुनसान स्थानों की तलाश करता था, ऐसी जगह जहां कोई गवाह ना हो। वह पहले अपने शिकार को अलग करता, फिर हमला करता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसके लिए अपराध केवल हत्या नहीं था। उसे यह महसूस करना पसंद था कि वह स्थिति को नियंत्रित कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी शक्ति और नियंत्रण, और हर अपराध के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि वह पुलिस से अधिक चतुर है। यही आत्मविश्वास बाद में उसकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुआ। जून हासे की हत्या और रहस्यमयी पत्रों के बाद पूरे जापान पर भारी दबाव था। पुलिस को किसी भी कीमत पर हत्यारे को ढूंढना था। हजारों लोगों से पूछताछ की गई, सैकड़ों सुरागों की जांच हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुराग खुद हत्यारे ने छोड़ दिया था। वह पत्र जिसमें उसने पुलिस को चुनौती दी थी। जांचकर्ताओं ने पत्र की भाषा, लिखावट और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों का गहराई से अध्ययन शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसकी ओर ध्यान दें। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संदेह एक स्थानीय किशोर पर केंद्रित होने लगा। पुलिस ने उसकी गतिविधियों, उसके व्यवहार और उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच शुरू की। फिर एक दिन उसे पूछताछ की गई। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जांचकर्ताओं के सामने मौजूद सबूत लगातार बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार जून 1997 में 14 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब उसकी पहचान सामने आई तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस व्यक्ति की तलाश में पूरा जापान लगा हुआ था, वो कोई खतरनाक वयस्क नहीं था। वह एक स्कूल का छात्र था, एक ऐसा लड़का जो हर दिन सामान्य बच्चों की तरह कक्षा में बैठता था, लेकिन उसके मन में चल रही दुनिया किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी गिरफ्तारी के साथ हत्याओं का सिलसिला रुक गया, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए सवाल आज भी जापान को परेशान करते हैं। जून 28, 1997 हत्यारा गिरफ्तार हो गया। पुलिस की जांच समाप्त हो गई। अदालती कार्यवाही पूरी हो गई। समाचार चैनलों ने नई खबरें ढूंढ ली, और धीरे धीरे जापान अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने लगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो कभी खत्म नहीं हुए। आखिर एक 14 साल का लड़का इतना अंधेरा अपने अंदर कैसे छिपा सकता था? क्या उसके आसपास मौजूद लोगों ने कोई संकेत नहीं देखा? क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? या फिर कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जो तब तक दिखाई नहीं देते जब तक बहुत देर ना हो जाए। आज लगभग 30 साल बाद भी कोबे चाइल्ड मर्डर्स का नाम सुनते ही जापान सिहर उठता है, क्योंकि यह सिर्फ 2 मासूम बच्चों की हत्या की कहानी नहीं है। ये उस भयावह सच्चाई की कहानी है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरे वही होते हैं जो बिल्कुल सामान्य दिखाई देते। आयाका यामाशिता और जुन हासे आज भी याद किए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए सवाल आज भी जिंदा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि हत्यारा पकड़ा गया, लेकिन उसके मन का अंधेरा कभी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। That's it for today. Stay safe, stay healthy, keep watching my more videos. As well, if you like the video, do subscribe, click on bell icon for more updates. Thank you.